कल आईबीएस का पेपर था सीए फाइनल नवंबर 2024 के लिए और मैं बाई चांस यूट्यूब पर देख रहा था रात को। बहुत सारे टीचर्स भी और बहुत सारे बच्चे भी ट्विटर पर भी मैसेजेस डाल रहे थे कि पेपर बहुत टफ आया, पेपर बहुत टफ आया। तो मेरे को लगा, मैंने कहा कि मुझे पेपर देखना चाहिए। ऐसा क्या पूछ लिया आईबीएस के अंदर, क्योंकि आईबीएस के अंदर तो ऐसा सच कुछ नहीं, एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल पेपर होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप सही मटेरियल साथ लेकर गए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो फिर मैं बाई चांस देखा, उसी समय आरिश खान सर भी लाइव सॉल्व करवा रहे थे एमसीक्यू। मैंने उनको मैसेज डाला कि जब आपका सेशन खत्म हो तो मुझसे बात करना। मैंने फिर बाद में उनसे पूछा, मैंने कहा सर कैसा पेपर आया? उन्होंने कहा डीटी का तो बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था, अंडरस्टैंडिंग वाला था, लेकिन पेपर में ऐसा कुछ नहीं था। अगर बच्चे रट कर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम थी, उनके लिए टफ था, वरना तो कुछ भी मुश्किल नहीं था उसके अंदर। मैंने अर्चना खेतान मैम से बात करी, मैंने कहा जी बताओ एएफएम में कैसा पेपर था? उन्होंने भी कहा आसान है। अमित पोपली सर से बात करी ऑडिट लॉ का, उन्होंने कहा बहुत आसान है। राजकुमार सर से बात करी जीएसटी के लिए, उन्होंने कहा सर बहुत आसान लगा मुझे तो, लेकिन अब ये पता नहीं क्यों सब कैसा कह रहे हैं। फिर मैंने उसको आज मॉर्निंग में पेपर लेकर के मैंने भी चेक किया और मैंने भी पाया कि कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो मुझे लगा इट्स इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे भी पेपर अब मई 25 में लिखने वाले हैं उन्हें सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि जनरली आज की डेट में एक ट्रेंड है स्टूडेंट्स के बीच में कि शॉर्ट में पढ़कर जाना है। तो जो भी कॉन्सेप्चुअल टीचर्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं उन्हें बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट वाले टीचर को छोड़ो, जो समझा रहे हैं वो तो करना नहीं, शॉर्ट में बताओ सिर्फ। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान थे, कल बहुत सारे परेशान थे कि अरे हम कैसे करेंगे, कैसे हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं पेपर हटा दो, कुछ कह रहे हैं जी हाँ ये पेपर होना ही नहीं चाहिए, इसका यूज क्या है। अरे यूज का तो बेटा जो आपने हिस्ट्री पढ़ी थी उसका भी कोई ज्यादा यूज नहीं हो रहा आजकल। पढ़ना तो पड़ेगा ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि पेपर हटा दो उसका क्योंकि यूज नहीं है। पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करें, बात समझे। थंब रूल क्या है? कॉन्सेप्चुअली तैयारी करें। मैं आपको अभी इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा सारे के सारे सॉल्यूशन, तो आप पाएंगे कि सारे पेपर में कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट इन एफआर पार्ट तो कुछ नहीं है। और बाकी के वीडियोस भी, अब मैंने कहा कि राजकुमार सर का वीडियो आप राजकुमार के चैनल पर देख सकते हैं, अर्चना मैम का वीडियो आप अर्चना मैम के चैनल पर देख सकते हैं, अमित पोपली सर के चैनल पर उनका पार्ट देख सकते हैं, और आरिश खान के तो उन्होंने कल ही सॉल्व करा दिया, उनका तो ऑलरेडी लाइव सेशन रिकॉर्डेड है, पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप इसको पेपर को देखना हमारे साथ कि इसको कैसे डील करना है। तो मई 25 में जिनका पेपर है, कम से कम वो सही गाइडेंस ले पाए, ये ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आईबीएस को डील कैसे करना है, हमें कौन सा मटेरियल साथ लेकर जाना है और कॉन्सेप्चुअली कैसे पढ़ना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपना आईबीएस का पेपर जो कल आया हुआ है। तो देखें, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले केस स्टडी के ना क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेने चाहिए, और उन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि उसके अंदर जो कंटेंट आपको ढूंढना है वो आपका कंट्रोल उस पर कितना है। जैसे केस स्टडी 1 है, तो केस स्टडी 1 में आगे चलते गए चलते गए चलते गए, और देखो सबसे पहले क्वेश्चन 1.1 जो आ रहा है आपके पास, ये किसका आ रहा है? तो 1.1 आपको कह रहा है जी अमाउंट ऑफ प्रोविजन बताओ। वो कह रहा है जी अमाउंट ऑफ प्रोविजन बताओ जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से बनाना है। ठीक है, तो प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो ये आपका एफआर का पार्ट हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसेशनल लोन? कंसेशनल लोन आपने पढ़ा हुआ है इंडियस 109 में, और इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है इंडियस 20 में भी उसका जिक्र आता है, तो वहां भी पढ़ा हुआ है। ये भी एफआर का पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास अगला आ रहा है जी फॉलोइंग ऑप्शन, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ये तो आपका जीएसटी का पार्ट है, राजकुमार सर डील करने वाले हैं। वैसे कि ये अगला लॉ का है, और अगला टैक्सेशन का है, फिर उससे अगला ऑडिट का है, और उसके आगे फिर से टैक्सेशन का है, फिर से जीएसटी का है, और आगे केस खत्म हो गया। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पास पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके अंदर कुल मिलाकर सारे केसेस को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सा केस उठाना चाहिए। जैसे अब यहां पर उसने मांगा है अमाउंट ऑफ प्रोविजन, तो देखना है प्रोविजन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन दिस डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉसूट फाइल्ड अगेंस्ट वीसीएम लिमिटेड, टेक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप टू 3 डेसिमल्स। ओके,
जब ये लिखता है ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप टू 3 डेसिमल, तो फिर उसको ही फॉलो करना चाहिए। ओके, फिर इन दैट केस क्या राउंडिंग ऑफ की इश्यू खत्म हो जाता है। तो आपने अब वीसीएम लिमिटेड के बारे में जो क्वेश्चन में डाटा दिया होगा ना, उसको ढूंढो कि वीसीएम लिमिटेड कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। ये लिखा हुआ है वीसीएम लिमिटेड। तो मिस्टर मयंक है, वो कहता है इंडियस लगा रहा है, वीसीएम उसका एक क्लाइंट है और वो कुछ ट्रीटमेंट जाना चाहता है। अ कस्टमर हैज इंस्टीट्यूटेड a lawsuit against VCM Limited with a personal injury using the company's product. The company lawyer estimate that from the experience on this date, the company had 35% chance of being ordered to pay compensation of 16 लाख। कहता है 35% चांस किसका है? 16 लाख रुपए देने का। एंड 65% चांस है जो आपको कितना पे करना है? 5 लाख। 65% चांस है कि आपने 5 लाख पे करना है। और वो कहता है रूलिंग इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ऑन दिस डेट। तो 2024 से लेकर 2026 यानी 2 साल के बाद आपने पे करना है। 2 ईयर का गैप है, तो आपको अपनी प्रोविजन को डिस्काउंट करना पड़ेगा। इंडिया 37 क्या कहता है कि अगर उसमें गैप मोर देन 12 मंथ हो जाता है तो आपको क्या करना है? आपको इन नेट केस उसकी डिस्काउंटिंग करनी है। द रिस्क फ्री रेट ऑन दिस 3 ईयर बॉन्ड इज 6%। ये 3 ईयर बॉन्ड है। मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट 7% इज द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर द लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए 7% है, तो इसका मतलब आपने 7% का डिस्काउंट रेट लगाना है। तो आप इसके अंदर लायबिलिटी का प्रोविजन का अमाउंट बना दीजिए, कितना बनता है तो कितना अमाउंट बन जाएगा, आइए कैलकुलेट कर लें। 16 लाख का हमारे पास हो गया, 35% इज 5.6 लाख, और 5 लाख का हो गया 65%, ये हो गया 3.25 लाख। टोटल हो गया 8.85 लाख। 7% का डिस्काउंट रेट 1 डिवाइडेड बाय 1.07, 1 2, ये आ रहा है 0.873। क्योंकि मुझे 3 डिजिट तक लेना तो मैं 0.873 ले रहा हूं। 0.873 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.85 से, तो आपकी प्रोविजन का अमाउंट आ गया 7.72605। ठीक है, तो आइए उसके अंदर देखते हैं जो इसके क्लोजेस्ट आंसर होगा वही बेस्ट आंसर है। तो आप अपने पास चूंकि कुछ राउंडिंग ऑफ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो मेरा आंसर है 7.72, 7.72605। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो यानी कि आपके पास 2 नंबर इसके मिल गए। तो 2 नंबर में कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसमें हम कहें। फिर वो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट है कोई और आपने कोई लोन लिया हुआ है, आओ उसको ढूंढे। गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट टू एनकरेज एंटिटीज टू एक्सपेंड द ऑपरेशंस फॉर द डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने हमको क्या दे रखा है? लोन एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%। हमारे पास 6% के ऊपर हमको लोन मिला हुआ है। ऑन 1 अप्रैल द कंपनी रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹75 लाख पेबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 5वें साल में आपने लोन पे करना है। द प्रीवेलिंग मार्केट रेट इज 10% और इंटरेस्ट पेबल एट द एंड आपको हर साल पे करना है। और बस इसके आगे तो कुछ और बात शुरू हो गई। तो आइए जरा इसके अंदर भी कैलकुलेशन करके देख लें कि हमारा अमाउंट कितना हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन ये आपको एमसीक्यू के लिए रफ में चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो पहले ढूंढते हैं फेयर वैल्यू ऑफ लोन की, आपका लोन की फेयर वैल्यू कितनी है। तो आपने हर साल 5 साल का लोन है, आपने हर साल कितना पैसा देना है? 75 लाख है, जिसके अंदर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो 6% का है। तो 75 लाख के अंदर 6% का कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है 4.5 लाख। तो आप हर साल कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हैं? आप हर साल इतना इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। ओके, और आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मार्केट के लिए दिया गया वो दिया गया 10% का। तो आप फटाफट से मुझे बताओ 5वें साल में आप 75 लाख भी पे कर देंगे तो ये कैश फ्लो आपके 75 लाख के हो जाएंगे। तो मुझे फटाफट से इसके अंदर कैलकुलेशन करके बता दो 4.5 इंटू 5 साल का फैक्टर 10 साल के अंदर कितना आता है? 3.79, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.909। तो मैं 3 डिजिट लेता जाऊंगा। 0.826, 0.751। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आप लोगों को ज्यादा पता होता है कि इसका कितना वैल्यू आ रही है। 0.621, तो मैं अब इसको जोड़ लेता हूं। 0.621 प्लस 0.683 प्लस, तो आप तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, आप फटाफट ये काम कर सकते हैं। 0.826 प्लस 0.909, तो ये आता है लो 3.79 नहीं है। इतना तो मुझे भी पता था 3.79, मुझे उसके अगला वाली फिगर नहीं पता थी कि 3.79 के आगे क्या होता है।
तो अब मुझे फटाफट से बताओ, आपने 4.5 लाख 4.5 को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3.79, तो आपने कितना पैसा देना है? आपने 3.79, आपने कैश में जो रीपे करना है वो है 17.055, और आपने 75 लाख को भी पे करना है 0.621, तो ये कितना हो जाएगा? 75 लाख को पे करना है 0.621, क्योंकि 5वें साल में पे करना है, तो ये अमाउंट हो जाएगा 46.575। तो टोटल कर दें इसका तो कितना आ गया? प्लस 17.0555, तो ये आ गया 63.60। दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ लोन। तो लोन की जो लायबिलिटी है एज पर इंड एस 109, वो आपकी ये लायबिलिटी है। प्रोसीड्स कितने के मिले हुए हैं आपको? प्रोसीड्स मिले हैं 75, तो माइनस कर देता हूं 75, तो फालतू कितना अमाउंट मिल गया? ये आपकी गवर्नमेंट ग्रांट है 11.37, जो कि आपका इंड एस 20 डील करता है। 11.37, मेरे पास फ्रैक्शन नहीं आ रही है, देखते हैं इनके आंसर्स में कौन कौन से आंसर्स हैं। तो ये मेरे पास आ गया, लो भाई, मेरे पास एग्जैक्टली 11.37 की फिगर मिल रही है, तो मेरा आंसर यहां पर कौन सा निकला है? दिस इज बी। तो 2 नंबर का सवाल ये भी साथ में खत्म हो गया। दिस वॉज योर केस स्टडी नंबर 1। और देखते हैं केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 में सबसे पहले फिर से आपको कहां जाना है? सबसे पहले तो आपने जाना है जी इसके अंदर भी, इसके एमसीक्यूज के अंदर की एमसीक्यू कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो इनकम टैक्स का प्रतीत हो रहा है, दूसरा आपका लॉ का प्रतीत हो रहा है, तीसरा आपके पास इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनवा रहा है, तो ये भी आपका या तो ऑडिट में कवर होता होगा या आपके पास ये लॉ में कवर होता होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और भी है, पोर्टफोलियो की रिटर्न, तो ये आप पढ़ने वाले हैं एसएफएम के अंदर, एएफएम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी टीडीएस वो सब भी चल रहा है, और इसके अलावा ये आ गया 2.6 में, विल यू क्लासिफाई इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ जेल एज करंट एसेट्स। कहता है जी आप बताओ, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को क्या आप करंट एसेट क्लासिफाई करेंगे? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ दिस प्रोडक्शन टाइम इज 13 months एंड द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर इज 15 months? ओके, फिर वो कहता है हाउ वुड यू क्लासिफाई द लायबिलिटी ड्यू टू एबीसी ऑन दिस डेट इन स्पाइट ऑफ द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लोन। हमने इंस्टॉलेशन ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन लोन कोई होगा, उसके अंदर कोई डिफॉल्ट कर दिया है, कहता है उसकी लायबिलिटी को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? ये इंडियस 1 का क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या पूछ लिया है, एंड द मार्क्स इज 5 मार्क्स। इसके अलावा अगला फिर जीएसटी का है, उसके आगे शायद कॉस्टिंग है, तो यानी कि 5 नंबर का सवाल आपके पास केस स्टडी नंबर 2 में आया हुआ है। इस बार एमसीक्यू नहीं है, इस बार डिस्क्रिप्टिव है। वो कह रहा है जी आप अपने पास कैसे क्लासिफाई करेंगे इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल की, क्या वो करंट एसेट आएगा कि नहीं आएगा? वैसे आपको इस बारे में इंड एस 1 अगर पता होगा तो आपको अच्छे से मालूम है कि इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं वो हमेशा आपके लिए क्या होते हैं? दे आर करंट एसेट्स। वो ट्रेड रिसीवेबल जो ट्रेड रिसीवेबल हैं, जो ट्रेड के रिसीवेबल हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि दीज आर बेसिकली करंट एसेट्स। और उसने इसके अंदर एक और बात कही है, कहता है जी कि इसके अंदर अगर अगर कर दे तो इसका मतलब केस स्टडी के बाहर चला गया वो, कि वो कहता है अगर इसका प्रोडक्शन टाइम 13 महीने कर दें और उसका क्रेडिट पीरियड 15 महीने कर दें 28 महीने हो गए ना, चेक करो, प्रोडक्शन का टाइम लिखा हुआ है 13 मंथ, ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है, ये प्रोडक्शन का टाइम है, और साथ में क्रेडिट पीरियड जो कस्टमर को देते हैं वो इतना, तो यानी 28 मंथ हो गए जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। तो कह रहा है अगर मान लो आपका ऑपरेटिंग साइकिल 28 मंथ होगा तो भी क्या इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स हैं? द आंसर इज यस। वैसे कोई भी इसमें कहानी लिखी हो, इसका आंसर तो हमें पता ही है, मतलब केस स्टडी को बगैर खोले ही पता चल रहा है। और साथ में कोई लोन लायबिलिटी के बारे में भी बात चल रही है। तो आइए हम एक काम करते हैं, हम पहले इसके अंदर ढूंढते हैं कि कहां पर लिखा हुआ है इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग साइकिल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ये कहीं ना कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, तो आप उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। मतलब मैं तो सीधा पढ़ भी नहीं रहा। ये लिखा है 10 मंथ लेंगे बायर्स रेडी फॉर पावर स्टोरेज परचेज, टाइम पीरियड बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू मेक द बायर रेडी फॉर पावर स्टोरेज इज 10 मंथ।
अच्छा, तो मतलब टाइम पीरियड जो परचेज का है और कंप्लीशन का है वो कितने महीने हैं? 10 महीने हैं। कस्टमर परचेज देम इमीडिएटली एंड दे आर रेडी फॉर इंस्टॉलेशन बट द पेमेंट वाज मेड विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया? 16 मंथ। तो 16 मंथ में जो आपकी इन्वेंट्री है 10 महीने में आप उसे घुमा देते हैं और जो डेटर है वो आप अपने पास 6 महीने में घुमा देते हैं, दोनों करंट है। तो इसमें तो कोई ज्यादा मत्थापच्ची नहीं भाई, सीधा सीधा आंसर देना, ये करंट है, दैट्स इट। और फिर उसके बाद द कंपनी टू का लोन, कोई लोन की बात चल रही है, फॉर मैनेजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। However, the installments due in the statements could not be paid on time. And as a consequence, the loan becomes repayable on demand on 31st March. अच्छा, तो ये आपका एक आ गया ना, हम डिस्कशन करते थे ब्रीच के ऊपर, कह रहा हम लोन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाए तो ब्रीच हो गया। जेल लिमिटेड नेगोशिएटेड इन जून, यानी कि हमारे पास मार्च के बाद उन्होंने नेगोशिएट किया with the lender ABC for not demanding the entire payment of loan as a consequence of its breach. वो कह रहा उसने नेगोशिएट किया और कहा साहब इसको अपने पास क्या कर दो, इसको प्लीज मान जाओ, डेफर कर दो। The lending institution appreciated the attitude and aptitude of the entrepreneurs and wanted their journey to blossom in a great, ये सब कहानी है। It was decided between the borrower and lender before the approval of the statements that such lender will not demand repayment of loan in spite of the breach। कहता है जी हम अपने पास उसको लोन को डिमांड नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी सवाल उसने पूछा हुआ है। मुझे पूरी केस स्टडी पढ़नी ही नहीं है, मैं तो उतना पार्ट पढ़ लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। आप अपने पास अकॉर्डिंगली जो जो पार्ट रेलेवेंट है वही वाला पार्ट यूज करेंगे अपने पास। तो हम अपने पास अगर इसके बारे में आंसर देंगे तो मुझे फटाफट से बताइए इसके अंदर हमारे आंसर्स क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहला आंसर तो क्या बनेगा, क्या ये मेरे पास इंड एस 1 है, तो आंसर इज यस। तो हमारे पास क्या ये करंट एसेट्स हैं, द आंसर इज यस। नंबर 2, क्या हमारे पास ये 28 महीने अगर ऑपरेटिंग साइकिल कर दें तब भी आंसर यही रहेगा, द आंसर इज यस। और लायबिलिटी जो हमारे पास है, क्या वो हमारे पास डिफॉल्ट होने के बावजूद भी वो नॉन करंट मानी जाएगी? तो अगर आपको याद हो तो इस पर चर्चा होती है कि अगर मान लो अप्रूवल से पहले वो हमको कह देता है कि मैं आपसे डिमांड नहीं करूंगा तो क्या बन जाएगा, इन दैट सिचुएशन ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। अब मुद्दे की बात आती है कि आपको ये आंसर पता है, हाउ टू राइट इट, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, ये एमसीक्यू नहीं है। हाउ टू राइट इट, तो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि साहब आप अपने साथ जो लेकर जाएंगे वो टेक्स्ट लेकर जाएंगे, इंड एस का टेक्स्ट। हैंड रिटन भी ले जा सकते हैं, हैंड रिटन में आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको मदद कर सकते हैं कहीं कोई चीज के लिए, लेकिन स्टिल मैं बार बार कहता हूं कॉन्टेक्स्ट लेकर जाएं। लेकिन क्या होता है ना, हम ही बदनाम होते रहे, उनको लगता है ये फालतू पढ़ाते हैं, ये फलाना है ढींगना है, ऐसा करते हैं। ये पेपर जो है आपको सॉल्व करना है, तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए। तो मैं अब इसके अंदर ना इंड एस 1 पे जा रहा हूं, तो इंड एस 1 पर आइए। और इंड एस 1 चूंकि मेरे पास ऑलरेडी ये किताब भी है, बट चूंकि आपको मैं दिखा नहीं सकता तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैंने आपके लिए पहले ही मार्क करके रख दिए कि ये इंड एस 1 है। अब आपको पहला पार्ट तो उसने पूछा है कि ये करंट एसेट्स में क्या चीज आएगी कि नहीं आएगी। एक तो क्वेश्चन ये पूछा उसने कि इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ना आपने जो आंसर देना है वो आप कितना सुंदर लगे अगर आप रेफर करें पैराग्राफ नंबर ऑफ द इंड एस, कि इस पैराग्राफ में ओपन बुक एग्जाम का तो मतलब ही है ना कि आपको बुक्स क्यों दी जा रही हैं कि आप पैराग्राफ याद ना करो, बट आपको यूज करनी आनी चाहिए। और सीए बनने के बाद आप ये किताबें यूज करने वाले हैं। ये पेपर को ऐसे ही बदनाम ना कर डालें, फिर से मैं कहना चाहता हूं ये बदनाम ना कर दें। ये पेपर बेसिकली आपके पास ये है कि आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि मैं किस जगह पर जाकर देखूं, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि मैं किस जगह जाकर देखूं। तो उसने पूछा करंट एसेट, मुझे पता चल गया इंड एस 1, उसमें जाके मैंने करंट एसेट का चीज ढूंढी तो मुझे करंट एसेट मिल गए। तो करंट एसेट के बारे में हम अपने पास इस पैरा का रेफरेंस दे सकते हैं कि करंट एसेट जो होते हैं वो क्या होते हैं। करंट एसेट होते हैं जो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज होते हैं इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो हमारे केस में ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का है, 16 मंथ का है।
और हम अपने पास अपनी इन्वेंट्री को रियलाइज कर लेंगे या कंज्यूम कर लेंगे या सेल कर देंगे, तो हम अपने पास ये कब तक कर लेंगे? उसमें शायद लिखा हुआ था 10 मंथ, कि हम 10 मंथ में अपनी इन्वेंट्री को सेल कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? दिस इज बेसिकली योर करंट एसेट्स। और जो आपके डेटर हैं ये भी रियलाइज हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। तो क्या ये भी विद इन 16 मंथ रियलाइज हो जाएंगे? द आंसर इज यस। तो आप रेफर कर सकते हो पैरा 66 का पॉइंट नंबर ए, कि ये हमारे पास क्या है? दिस इज बेसिकली योर करंट एसेट्स। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बाकी इसके अलावा आपने और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर उसने आपको ये भी बोला है कि अगर ये 28 मंथ कर देंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा? द आंसर इज नो। तो आप ना इसको अपने शब्दों में लिखना है कि भाई ये किताब में से देखकर कि ये पैराग्राफ के अंदर ऐसा लिखा हुआ है और ये हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल ऐसा ऐसा होता है और ये हमारा करंट एसेट है। वैसे ही आपको ब्रीच पर भी हमने डिस्कशन कर रखी है कि जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं उनके अंदर ब्रीच अगर आ जाता है, where there is a breach of material provision of a long-term loan on or before the end of the reporting period, with the effect that liability becomes repayable on demand on the reporting date. The entity does not classify the liability as current if the lender agreed after the reporting period, before the approval of the statements, not to demand payment as a consequence of breach. भाई पैरा 74 लिख करके आंसर देना है। अगर मैं आपको इसका आंसर एक लिखवा कर दिखाऊं तो मतलब मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, मतलब जैसे आप में से बहुत बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं तो उनको मालूम है मैं अपने पास इस तरह से थ्योरेटिकली उसको लिखवाता हूं। तो आपको मैं ये लीजिए फॉन्ट भी बड़ा कर दिया। एज पर इंड एस 1 पैराग्राफ नंबर 74, वेन एवर there is any long-term arrangement on which there is breach, making that loan repayable on demand, and the lender has agreed not to demand the funds, the such approval, such liability will be classified as non-current liability. Okay? तो मुझे अब फटाफट से ये बता दो, आप अपने पास जो उसका टेक्स्ट है उसे भी कोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसने तो एज पर इंडिया बना दिया ना, तो इसको हम कर देंगे एज पर इंड एस 1 को हम कर देंगे 1, और पैराग्राफ नंबर है हमारा 74। ये आपका इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है कि आप अपने पास लिख कर आए कि आप कौन से पैराग्राफ की वजह से कह रहे हैं। यानी ओपन बुक में उनको ये मतलब थोड़ी ना है कि आप अटैचियां भर भर के ले जाएं और आपको लगता है जो मटेरियल मिल रहा है फोटोकॉपी कराओ और ले जाएं, इकट्ठा कचरा इकट्ठा कर लें। भाई मेरी बात फिर सुनो, कम से कम एफआर में तो मैं पक्का कह सकता हूं कि एफआर में जो आपको किताब चाहिए वो आपको टेक्स्ट चाहिए। मेरी मत लो, कहीं से भी ले लो, टेक्स्ट चाहिए। हैंड रिटन नोट से बात नहीं बनेगी, हैंड रिटन कवर नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। नंबर 2, जो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट टैक्स में भी ऐसे ही एक्ट ले जाना चाहिए, मेरे हिसाब से एक्ट और रूल्स ले जाने चाहिए। ऐसे ही आपको लॉ के अंदर भी लॉ लेकर जाना चाहिए। मतलब बी लाइक चार्टेड अकाउंटेंट, द स्पिरिट ऑफ दिस पेपर इज दैट यू आर चार्टेड अकाउंटेंट। तो सेइंग कि हाँ ये पेपर खराब है ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ आगे चले। तो दिस वाज वन क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा इसके अंदर तो कोई और क्वेश्चन था नहीं। केस स्टडी नंबर 3 पर आ जाओ। केस नंबर 3 पर आएंगे और फिर से देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन कौन कौन से पूछे हुए हैं। ये जीडीआर है और ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं, ये कोई डेप्रिसिएशन की बातें कर रहे हैं, और फिर ये कह रहा है कोई मशीन का कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा है, जीएसटी है। लो भाई अब अगला क्वेश्चन आ गया 3.6। क्वेश्चन नंबर 3.6 देखो। सजेस्ट दी suggest the prescribed correction required under Ind AS to deal with the errors discovered in the financial statements of Maximo Limited. Okay?
और वो हम क्या कहता है, प्लीज सजेस्ट द ट्रीटमेंट फॉर द सिचुएशन इफ इट इज अराइजिंग आउट ऑफ द इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एज क्लेम्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर। तो स्टूडेंट के लिए यही तो आफत हो जाती है कि उनको लगता है भाई साहब ये क्या आ गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से सोचो कि वो आपसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है जी, प्रिस्क्राइब्ड करेक्शन रिक्वायर्ड अंडर इंड एस टू डील विद द एरर्स। कौन सा इंड एस है जो एरर्स की बात करता है? इंड एस 8 वो बात करता है हमारे पास कि एरर्स अगर हो जाती है तो वो कह रहा है उसमें क्या प्रिस्क्राइब्ड है, करेक्शन क्या रिक्वायर्ड है अगर एरर्स हो जाती हैं। Also suggest the treatment for the situation if it is arising out of the incorrect application of the accounting policy। कहता है जी, आप अकाउंटिंग पॉलिसी का इनकरेक्ट एप्लीकेशन होता है तो उसके बारे में एज क्लेम्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर। तो आप इसके बारे में ढूंढे कौन कौन सी एरर्स कर रखी हैं और उसके बारे में चर्चा करें। तो एरर्स को देखें अपने पास। The CFO of Maximo Limited resigned in July due to some personal reasons. There was no replacement to the post. Mittal Associates acted as a statutory auditors of the company. Auditors have stated that financial statements for the year ended so and so are not Ind AS compliant. The financial statements have not yet been approved by the board. It was pointed out that there were errors in the financial statements of the preceding accounting year 2022-23 also. The finance manager claimed that there was a retrospective change in policy which was made in 22-23, but it was not followed or disclosed properly in the financial statements of 22-23 and 23-24। ओके, तो इसका मतलब अब और भी इसके बारे में, ये तो जीएसटी का पॉइंट आ गया अगला। तो और भी कोई एरर्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कहीं पर? तो और देख लें जरा इसके अंदर। ये तो जीडीआर की बातें चल रही हैं, ये भी बात आपकी कुछ और चल रही है। लो बस इतनी सी बात है। और मजे की बात है, एरर तो बताई नहीं क्वेश्चन में, कोई भी एरर बताई नहीं है। सिर्फ उसने ये कहा, जरा ध्यान से नोटिस करो, उसने क्या बोला? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट येट बीन अप्रूव्ड। इट वाज पॉइंटेड आउट दैट देयर वर एरर्स इन दी स्टेटमेंट्स आल्सो। वो और फाइनेंस मैनेजर ने बताया कि ये जो एरर्स हैं वो कौन सी हैं? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी है, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया, फॉलो नहीं किया दोनों वर्षों में। तो एक यही गलती है साहब, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल बात ही नहीं, ये तो आपका थ्योरेटिकल है। फिर से आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए? आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, आपको यहां से उसके उठाना है। अब मुझे ये बताओ, इंड एस 8 में अगर हम जाएंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी जगह पर उसने लिखा है जी एरर्स हो गई हैं हमारे पास, और उसके अंदर भी हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को ठीक से फॉलो नहीं किया, उसके अंदर है। तो मैं आपको इधर ही लेकर जाता हूं सीधा। मैंने इंड एस 8 भी यहां मार्क कर रखा है। दिस इज योर इंड एस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखो इसमें समझो, अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 22-23 में आपने एक पॉलिसी को चेंज कर दिया, तो पिछले साल 22-23 में आपको क्या करना चाहिए था? आपको अपने पास पिछले साल का कंपैरेटिव भी चेंज करना चाहिए था। इसका मतलब कंपैरेटिव भी चेंज होना चाहिए था, और साथ में आपके पास उस पॉलिसी का रेट्रोस्पेक्टिव जो चेंज किया है, जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करता होगा, उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी चाहिए थी। यानी दिस वुड हैव बीन द ट्रीटमेंट, बट हमने ऐसा किया नहीं। और अब हम कहां पहुंच गए? अब हम पहुंच गए 23-24 में। अब हम आ गए 23-24 में। तो 23-24 में अब आप इसकी जब करेक्शन लगाएंगे तो मुझे बताओ, क्या अभी भी आपको अपने कंपैरेटिव ठीक करने पड़ेंगे? और आपको यहां पर क्या देनी पड़ेगी? आपको अपने पास यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। पिछला तो काम खत्म। तो उसने कुल मिलाकर जो गलती थी, उसने कहा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन थी, हमने ठीक से अप्लाई नहीं की। तो आप बताना है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बताइए, मैं इसमें ट्रीटमेंट चेंज इन पॉलिसी का कर रहा हूं कि एरर का कर रहा हूं?
अगर मान लीजिए पिछले साल ही करेक्ट करता तो फिर तो चेंज इन पॉलिसी होती। तो मैं किसका ट्रीटमेंट कर रहा हूं? मैं तो एरर का कर रहा हूं। तो अपने इंड एस पर आ जाओ और एरर के ऊपर आ जाओ कि एरर, आपके पास एरर का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अब आपको यहां पर जब ढूंढेंगे तो ये मैं हेडिंग देख रहा हूं क्विकली, आपको भी पता चल जाएंगे एरर्स के अंदर कि एरर्स कहां पर है। ये आ गई एरर्स। एरर में आपके पास जैसे ही पढ़ोगे, आप थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है और आपके पास 1 घंटा भी दिया उन्होंने एक केस स्टडी को। वो क्या कह रहे हैं? एन एंटिटी shall correct material prior period errors retrospectively in the first set of statements approved after the discovery। अब चूंकि डिस्कवरी इस साल हो गई है तो इसी साल आपको अपने पास इस पैरा को लगाना है। तो वो कहता है क्या करना है? बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट्स, और साथ में इफ द एरर्स हैं तो आपको ये भी बताना है। बस इतना सा ही काम करना है। क्या मजे की बात है, क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है आपसे। उसने बताया जी बताओ क्या करेक्शन होगी और साथ में बताओ कि इसके अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए ऑफ द इनकरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप अपने पास इधर आ जाएं और अगर मैं आपको इधर से ही उठा करके इसे ले जाऊं तो आपका थोड़ा सा ना टाइम बच जाएगा। ये लो, अब मैं तो बेटा ऐसा कर रहा हूं ना, आप तो एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते ना। मैंने तो इसको क्या कर दिया, मैंने कहा साहब इसको हम इसको मैंने कर दिया कॉपी। ठीक है, कॉपी करके मैं कहां ले गया, इधर सीधा। तो आप अपने पास यहां पर जाएंगे और आप इस पैरा में जो करेक्शन है आप अपने पास अकॉर्डिंगली कर लीजिए। ये थोड़ा ज्यादा कट के आ गया, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं और ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं। आपको ये पैराग्राफ के बारे में जिक्र करना था। दिस वॉज योर आंसर। आपको ये बताना था कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज करनी है। कोई प्रैक्टिकल करना नहीं भाई, कॉपी पेस्ट किया मैंने आपके सामने। लेकिन क्या हमारी हैंड रिटन किताब में ये पैराग्राफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम हैंड रिटन किताबों का कचरा लिए जा रहे हैं। वो आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लेकिन दोस्त पेपर में आपको इंडियस में तो कम से कम आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए। उस टेक्स्ट से काम चलेगा ये। और पेपर को ऐसे ही फिर से बदनाम ना करते रहें कि पेपर खराब आ गया, इंस्टीट्यूट को बोलो पेपर हटा देना चाहिए, इसका यूज क्या है। कल तो यूट्यूब पर सब बच्चे पागल हो रहे थे कि हाँ पता नहीं पेपर इंस्टीट्यूट ने क्या कर डाला, कोर्ट में नोटिस आ जाएंगे अब तो सबको। कुछ नहीं होगा। बड़ा सोचा समझा विचार है इंस्टीट्यूट का, बिल्कुल ठीक है। मई 25 में भी इसी प्रकार की तैयारी करनी है। तो आप मेरी बात को समझोगे तो रोओगे नहीं, वरना क्या होगा। अब होता क्या, मोस्टली टीचर आजकल शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं। हो गया ना, इतना 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 कर जाओ बस बहुत है। और वो अपने हैंड रिटन नोट्स आपको चिपका देते हैं, वो आप अपनी अटैचियां भर भर के ले जाते हैं। अब इतना मटेरियल ले जाओगे तो मेरे बच्चे वहां आपको यही पता नहीं चल रहा होगा मैं यूज किसको करूं। डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल है। आपको पता होना चाहिए मुझे इसमें से कौन सा कंटेंट चाहिए, वही वाला कंटेंट यूज करो। तो मैं आपको फिर से कहता हूं, ये आपके पास किताब होनी चाहिए और इसके अलावा, और ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप मेरी किताब ना खरीदें, डाउनलोड करें और आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, इंस्टीट्यूट की भी वेबसाइट पर कंपेंडियम है, बट मैंने इसको अपडेट कर रखा है, उन्होंने अपडेट नहीं कर रखा है। जो रेड मार्क्स दिख रहे हैं ना, मैंने अपडेट कर रखा है, उन्होंने अपडेट नहीं कर रखा है। इंस्टीट्यूटों पे अपडेट 2-3 साल में एक बार कर देते हैं वो भी। ये बुक हो सकती है आपके पास हो, जो हैंड रिटन नोट्स की किताबें हैं वो हो सकती हैं। कॉन्सेप्ट आपको इस पर ही पता होंगे। इससे आपने रिवीजन करके जानी है, आईबीएस की रिवीजन इससे करनी है। अगर आपका ग्रुप 1 पहले हो चुका है तो इसको एक बार रिवाइज कर लो। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बस साथ में आपको अपने पास इससे आंसर देकर आने हैं। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द पेपर। ओके, तो ये मैंने आपको बताया जी, हमको अपने पास इसके बारे में ये आंसर देकर आना था। और देखते हैं, इसके अलावा ये टीपीएम के बारे में बात कर रहा है और उसके साथ ही हमारे पास केस स्टडी 4 आ गई। अब केस स्टडी 4 पे आ जाओ और केस स्टडी 4 क्या कह रही है। एट व्हाट अमाउंट सॉफ्टवेयर परचेज। लो भाई, सबसे पहले आ गया सॉफ्टवेयर परचेज, कैपिटलाइज करना है। व्हाट अमाउंट, अब हमारे पास अमाउंट आ गया, तो अब मेरे को ये किताब का फायदा नहीं है। अब मुझे जो मैंने एक दिन पहले रिवीजन की थी उसका फायदा है। अमाउंट पूछा है, कितना कैपिटलाइज होगा। अरे इंटरमीडिएट में भी तुम ये करते हो सवाल, बस दो थोड़े से डिफरेंस है।
बाकी तो इंटर में भी आप AS 26 पढ़कर आए थे, फाइनल में तो FR पढ़ा ही होगा, उसके अंदर भी आपको पता है। तो कॉस्ट नहीं निकाल सकते क्या हम लोग? और ढूंढते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है। ये लो कॉस्ट दिख गई। द कॉस्ट फॉर दी सॉफ्टवेयर was 15 lakh, out of which 10 लाख was to be paid immediately and balance 5 लाख after 1 year time। भाई अगर 1 साल बाद पैसा दे रहे हो तो इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। द अदर रिलेटेड एक्सपेंडिचर वर लीगल फीस, ये कैपिटलाइज करना पड़ेगा, कंसल्टेंसी फीस कैपिटलाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर अगर 0.909 लगा दूं प्लस 10 लाख कर दूं प्लस ये कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट का पता चल जाएगा। और देख लो और कहीं कॉस्ट के बारे में तो कुछ नहीं है, तो कुछ और कहानी चल रही है। और कोई सॉफ्टवेयर के बारे में और भी कहीं कोई जिक्र है? अभी तक तो और दिखा नहीं है। मतलब आपके लिए ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई साहब इतने बड़े बड़े केस हैं, आपको ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन कर सकते हो ना। हम तो आपको इतने फास्ट करके दिखा रहे हैं, आपके पास 4 घंटे हैं वहां पे। मुझे फटाफट से बताओ 0.909 इंटू 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 72,000 प्लस 150, 16,76,500, 1676। मेरे पास 500 आ रहा है, इनके पास 545 है, तो कहीं हमारा राउंडिंग ऑफ का इश्यू रहा होगा। क्लोजेस्ट आंसर यही वाला था, तो मैंने ये वाला आंसर आपके साथ बता दिया कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसने आपसे कहा कि इसके अंदर हमारे पास इनकम टैक्स के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, ये स्ट्रेटजी की बात लिखी हुई है, और इसके अलावा जीएसटी की बात लिखी है, ये इन्वेंट्री के ऑडिट रिपोर्ट चल रही है, डेट इक्विटी चल रही है, जीएसटी है। ये आ गया जी एक और क्वेश्चन, इनटेंजिबल एसेट के अंदर जो आपने परचेज किया था, गाइड द अकाउंट्स डिपार्टमेंट अबाउट द जनरल डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इनटेंजिबल एसेट्स। क्या मांग रहा है आपसे? वो जनरल डिस्क्लोजर मांग रहा है। लिस्ट डाउन द कंडीशंस फॉर डी रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। भाई ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिस्क्लोजर देने आपको केस स्टडी में मिलेंगे ही नहीं, आप ही ने बताने हैं। और आपने इसके अलावा क्या बतानी है? डी रिकॉग्निशन की कंडीशन बतानी है। तो आइए इनटेंजिबल एसेट पर चलते हैं, तो डिस्क्लोजर पर आ जाओ। डिस्क्लोजर्स, तो डिस्क्लोजर पर इंडिया 38 पर आ जाओ। डिस्क्लोजर, कौन से डिस्क्लोजर मांगे हैं बताओ जरा? कह रहा है जनरल डिस्क्लोजर दो, सारे डिस्क्लोजर नहीं मांग रहा। कौन से मांग रहा है? जनरल डिस्क्लोजर। आओ जनरल डिस्क्लोजर, तो कौन से वाले हैं जनरल डिस्क्लोजर? ये रहे जनरल डिस्क्लोजर। अब मुझे हैंड रिटन किताब में लिखा हुआ दिखाओ किसी के यहां पर कि जनरल डिस्क्लोजर है, क्योंकि हैंड रिटन किताबें शॉर्ट में बनती हैं। आपको ये इस किताब में ये साफ साफ लिखा मिल रहा है जनरल डिस्क्लोजर, इस पर क्वेश्चन मांगा है उसने। आपने इस पैराग्राफ का हवाला देना है और इसी को अपने शब्दों में शॉर्ट टर्म में लिख देना। इतना बड़ा पैरा तो नहीं चलेगा ना। सॉफ्टवेयर से संबंधित जोन जोन सी बात है उसको उठाकर कॉपी पेस्ट करो, उसके अंदर कॉपी पेस्ट करो। तुम्हें कौन सा लर्न करना है? वो उसने पूछा जनरल डिस्क्लोजर कौन से हैं, ये लो बता दो, मोटे मोटे 5-6 पॉइंट बता दो, बस वो भी ठीक है। पैरा का रेफरेंस जरूर दे दो ताकि उसको पता हो कि हाँ भाई इसके पास किताब थी, लिखना चाहता तो सारा लिख सकता था। तो इसका मतलब आपको अपने पास ये बताना है। और उसने आपसे और क्या पूछा था? कह रहा लिस्ट डाउन दी कंडीशंस फॉर डी रिकॉग्निशन। तो डी रिकॉग्निशन की कंडीशंस पर आओ। डी रिकॉग्निशन, ये आ गया जी डी रिकॉग्निशन, रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल। कब करते हैं डी रिकॉग्निशन? पैरा 112 में ये दो कंडीशंस हैं जो उसने मांगी है। कहता जी ये कंडीशन बता दो डी रिकॉग्निशन की। 5 नंबर का सवाल था शायद, ये 5 नंबर का है, कितने नंबर का है? 6 नंबर का सवाल है। कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करना है। और हम हाय तबाह मचा रहे हैं। हाय तबाह क्यों मचा रहे हैं? हमारी भी किताब में नहीं लिखा मिलेगा जनरल डिस्क्लोजर। अब वो ढूंढेंगे बच्चे, क्या करेंगे? अब वो इसमें से गोलमाल आंसर जो किताब का होगा वही चिपका देंगे, वहां फिर नंबर नहीं आएंगे। वो बोलेंगे यार समझ नहीं आता पेपर के अंदर। भाई मेरी बात सुनो, अब नहीं चलेगा शॉर्टकट्स, अब नहीं चलेगा शॉर्टकट्स। जो पेपर इस बार भी आए हैं उससे भी क्लियर होता है, कॉन्सेप्चुअल ही चलेगा। और आईबीएस भी कॉन्सेप्चुअल पेपर है। ऐसा ना हो कि आप केवल और केवल
सामान इकट्ठा करते रहें और अटैची में भर के पेपर देने चले जाएं। नॉर्मल आपको किताबें चाहिए और उसके हिसाब से पेपर करो। केस स्टडी 5 में एफआर का पेपर नहीं था, मैंने वो देख लिया था पहले। तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये पांचों केस स्टडीज के अंदर मैंने आपके साथ बात करी कि पांचों केस स्टडीज हैं और इसके अंदर आप अपने पास देख सकते हैं। इन पांचों केस स्टडी में हमने अपने पास कुछ सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपना अब मई 2025 में जिनके एग्जाम्स हैं, मुझे उम्मीद है आप ठीक तैयारी करेंगे। आप कोई अनाप शनाप तरीके से तैयारी नहीं करेंगे। आईबीएस की भी आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं सर एफआर के भी एमसीक्यू करवा दीजिएगा, मैं वो भी करा दूंगा। मैं उन दिनों में बाहर था, वरना मैं आपको 2 नवंबर को ही करवा देता। मैं बाई चांस बाहर था, 9 नवंबर तक बाहर था, तो मैं 9 नवंबर को ही लौट कर आया हूं। फिर उसके बाद घर में बच्चे वगैरह आए हुए हैं, तो इसलिए मैं व्यस्त था थोड़ा सा, बट मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा, एफआर के भी एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगा। ओके, तो डोंट वरी। और आपको ये बता दूं, हर बार जब भी पेपर होगा मई 25 में भी, यदि मैं उपलब्ध रहूंगा, जिस दिन पेपर होगा उसी दिन पूरा सॉल्व कराऊंगा, आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा पूरा का पूरा। ओके, लेकिन पेपर कॉन्सेप्चुअल है सारे के सारे, तो आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट अब नहीं चलेगा, अब आपको लॉजिकली तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।